डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक अध्ययन कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आप लोगों को दो प्रकार बता दिए थे। एक योगात्मक अभिक्रिया बता दिए थे और दूसरा जो है विस्थापन अभिक्रिया बता दिए थे। ये दो प्रकार बता दिए थे। अभी शेष 4-5 प्रकार है और एक एक करके अध्ययन करेंगे। तीसरा जो प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का वो है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है। इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाता है, अपघटन का अर्थ क्या होता है। अपघटन के बारे में पहले जान ले तब रिएक्शन समझ में आएगा। देखिए, अपघटन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कोई बड़ा चीज़ है और उस बड़े चीज़ को तोड़ कर छोटे छोटे भागों में जब तोड़ दिया जाता है तो इस क्रिया को हम अपघटन कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में भी देखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक या सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में या सरल उत्पादों में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया अथवा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और डिफिनीशन बताएंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे सरल उत्पादों में अथवा अणुओं में बदल जाता है, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया अथवा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया जो होता है सदैव ही किसी न किसी ऊर्जा के उपस्थिति में ही होता है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा का वियोजन अभिक्रिया नहीं हो पाता है। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा भी हो सकता है, विद्युत ऊर्जा भी हो सकता है, या प्रकाशीय ऊर्जा भी हो सकता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा उसको गर्म किया जाए तब भी हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा प्रवाहित करके भी यह अभिक्रिया किया जा सकता है। लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी जाकर ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होगी। ठीक है, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन हुआ। देखिए, वियोजन अभिक्रिया जो है, चूँकि अभी मैं बताया हूँ कि यह ऊर्जा की उपस्थिति में ही होता है, तो ऊर्जा के उपस्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहला देखेंगे, पहला है ऊष्मीय वियोजन। क्या है? ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, या इसी को दूसरे नाम से कहते हैं ऊष्मीय अपघटन भी कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन भी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसे कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, इसका डिफिनीशन देख लिया जाए। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सिंगल अभिकारक, एकल अभिकारक जो होता है, ऊष्मा के उपस्थिति में टूटकर सरल उत्पादों में या सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं अथवा ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें जो हम कारक लेते हैं वो ऊष्मा लेते हैं, उसको गर्म किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 घटकों में बनता है।
ठीक है, दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, देखिए एक बार और बता रहा हूँ आप लोगों को। वियोजन अभिक्रिया में शुरू में ही अपघटन अभिक्रिया में हम डिफिनीशन बताए हैं कि जो भी हम अभिकारक लेते हैं वो एकल अभिकारक लेते हैं, एक ही अभिकारक होता है। और एकल अभिकारक को जब हम लोग ऊष्मा के प्रभाव के कारण या किसी ऊर्जा के प्रभाव के कारण जब उसको अभिक्रिया कराया जाता है उसकी उपस्थिति में, तो वह एकल अभिकारक टूटकर सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है। इसलिए इसको उस वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि यह अभिक्रिया जो है ऊष्मा के प्रभाव में हो रहा है, इसलिए इसको हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह इन दोनों के तुलना में जटिल है। CaCO3 है, जबकि उसमें देखिए CaO है और CO2 है। तो ये दोनों जो है सरल अणु है इसके तुलना में, कैल्शियम कार्बोनेट के तुलना में। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यह ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए इसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 है। इसको जब गर्म किया जाता है, KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, प्लस O2 बनाता है। इसको बैलेंस कर लिया जाए, यहाँ पे 3 कर दिया जाए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कर दिया जाए और यहाँ पर 2 कर दिया जाए। अब सही हो गया। तो क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बना। ठीक है, तो ये ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। और भी उदाहरण देख लिया जाए। एक और उदाहरण है, आप लोग को जितने भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बता रहे हैं उसको बढ़िया से आप लोग अध्ययन कर लेंगे, और जितने भी उदाहरण हैं उदाहरण भी अध्ययन कर लेंगे। उदाहरण तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे। इसमें है कि फेरस सल्फेट जो है, ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, फेरस सल्फेट ये क्रिस्टल के रूप में लिए हैं, ठोस के रूप में लिए हैं। ठीक है, यह फेरस सल्फेट जो होता है हल्का सा रंग हरा होता है, हरा होता है, हल्का सा हरा रंग होता है, फेरस सल्फेट है। ठीक है, इस फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो पहले इसके जल के अणु जो होते हैं टूटकर अलग हो जाते हैं। क्या बनाता है, फेरस सल्फेट प्लस 7H2O, जल के अणु जो होते हैं वो निकल जाता है। अब यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है वो भी फेरस सल्फेट है, लेकिन यह जो है सफ़ेद रंग का होता है और निर्जल फेरस सल्फेट होता है। निर्जल फेरस सल्फेट। और ये इसका रंग जो होता है, निर्जल मीन्स होता है बिना जल का, इसमें जल के अणु नहीं है। जल के अणु देखिए वो अलग हो गया है, पृथक हो गया है, और ये सफ़ेद रंग का होता है। फिर ये पहला चरण है। दूसरे चरण में देखिए क्या होता है, फिर फेरस सल्फेट को लेकर गर्म किया जाता है, FeSO4 इसको लेकर जब गर्म करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो फेरस ऑक्साइड बनाता है इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, और इसका रंग जो हो जाएगा फेरस ऑक्साइड का लाल भूरा सा रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल भूरा सा रंग हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार यह क्रिया होगी। इसको बैलेंस कर लिया जाए, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर दिया जाए। अब सही हो गया, 4 दूना 8 और 3 दो 5 5 3 8, ठीक है, सही है। तो ये बैलेंस हो गया। इस प्रकार यह रासायनिक अभिक्रिया होगी, ये 2 चरणों में होगी।
ये एक ही अभिक्रिया है, लेकिन इसको 2 स्टेप्स में करके बनाए हैं ताकि इजी होगा, समझ में आएगा। तो ये उसमें वियोजन का उदाहरण है, जो कि 3 रिएक्शन बता दिए। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला जो है प्रकाशीय अभिक्रिया है। दूसरा इसका प्रकार है प्रकाश रासायनिक वियोजन है। दूसरा जो है इसका प्रकाश रासायनिक वियोजन। प्रकाश रासायनिक वियोजन है। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। देखिए ये क्या होता है। देखिए, जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक या रिएक्टेंट जो होता है, प्रकाशीय ऊर्जा के उपस्थिति में एकल अभिकर्मक टूटकर सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक वियोजन कहते हैं। चूँकि इसमें प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसे हम प्रकाश रासायनिक वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है। और सिल्वर क्लोराइड जो होता है, जब इसको लाकर धूप में रख दिया जाता है तो धूप में उसमें प्रकाशीय ऊर्जा होता है, और इस प्रकाशीय ऊर्जा के प्रभाव के कारण यह टूट जाता है Ag में प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, सिल्वर बनाता है और क्या बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि यह सिल्वर क्लोराइड जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, ये बन जाता है, सफ़ेद रंग होता है, और ये जो होता है यह धूसर रंग का हो जाता है। देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रारंभ में सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जब इसको सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो बाद में धीरे धीरे सफ़ेद रंग होता है। सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस बनता है, और प्रारंभ में सिल्वर जो होता है वो सफ़ेद रंग होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण यह धूसर रंग का हो जाता है। तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया है यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वियोजन का ये उदाहरण है। ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण जो है वो है सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। इस सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में जब रखा जाता है तो ये सिल्वर अलग हो जाता है टूटकर, प्लस ब्रोमीन जो होता है ये अलग हो जाता है, Br2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन टूटकर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये प्रारंभ में लेते हैं तो हल्का पीला रंग होता है, लेकिन बाद में जब सिल्वर अलग हो जाता है तो ये धूसर रंग हो जाता है। कैसा होता है, धूसर। और ये हल्का सा पीला होता है। हल्का सा कैसा होता है, पीला होता है। सूर्य के प्रभाव के कारण ही ये धूसर रंग का हो जाता है। अगला प्रकार देखेंगे, तीसरा में देखेंगे, तीसरा है विद्युत अपघटन वियोजन।
सही लिखा जाए, विद्युत अपघटन है, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखिए, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अभिकारक जो लेते हैं, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण जो एकल अभिकारक है वह टूटकर कई दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। ये याद रखिएगा, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और विद्युत धारा भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को लेकर ये पिघली हुई अवस्था में होता है, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम टूटकर अलग हो जाता है, प्लस क्लोरीन गैस बनता है। सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन बनेगा। इसको बैलेंस कर लिया जाए, 2 यहाँ पर भी 2 कर दिया जाए, अब सही होगा। ठीक है, तो ये विद्युत धारा या विद्युत अपघटन का क्या है? ये उदाहरण है। इसके अलावा एक और उदाहरण है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, Al2O3 जो होता है, जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो एल्युमिनियम अलग हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाता है। एल्युमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है? अलग हो जाता है। इसको भी बैलेंस कर लिया जाए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक, तो ये रहा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, या एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड भी कहा जाता है इसको। और ये एल्युमिनियम बनता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, विद्युत अपघटन के ये सब क्या है? उदाहरण है। तो ये समाप्त हो गया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो है ये समाप्त हो गया। अब चौथा देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। चौथा जो प्रकार है, चौथे प्रकार को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोग विस्थापन अभिक्रिया बता चुके हैं, ठीक है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए, द्विविस्थापन क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। चूँकि इस प्रकार के विस्थापन अभिक्रिया में 2 बार जो तत्व के परमाणु होते हैं या आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं। एक स्थान छोड़कर दूसरे का स्थान ले लेता है और दूसरा छोड़कर पहले का ले लेता है। इस प्रकार ये अपने स्थानों का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 प्लस NaCl, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण में ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। इसमें देखेंगे कि जो आप लोग 9th में आयंस के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, इसमें जो सिल्वर है, सिल्वर
धनायन है और नाइट्रेट जो है वो ऋणायन है। ठीक है, कहीं भी कोई भी सिंपल जो यौगिक लिखा जाता है, चाहे अम्ल हो, क्षार हो या लवण हो, उसमें प्रारंभ के जो तत्व होते हैं वो सदैव ही धनावेशित होते हैं और बाद वाले जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें पहला जो तत्व होगा वो क्या होगा, धनावेशित होगा और बाद वाला जो होता है वो ऋणावेशित होता है। ठीक है, देखेंगे इसमें किस प्रकार आयनों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। इसका धन इसका ऋण इसके धन के साथ, ठीक है, और इसका ऋण इसके धन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इस प्रकार ये आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा AgCl2 हो जाएगा AgCl हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, प्लस ये सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा और ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आयनों का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बार विस्थापन क्रिया हो रही है। देख सकते हैं, एक बार ये विस्थापित हुआ, एक बार ये विस्थापित हुआ। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं, एक बार ये विस्थापित हुआ और एक बार ये विस्थापित हुआ, इसलिए इसको हम द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण बता देते हैं, एक और उदाहरण है बेरियम क्लोराइड है और कॉपर सल्फेट है, BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें भी देखिए, अभी मैं बताया हूँ, कोई भी अम्ल, क्षार और लवण जो होता है उसमें जो प्रारंभ के तत्व होते हैं वो धनावेशित और उसके बाद वाले जो होते हैं ज़्यादातर ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, तो ये धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ये भी क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा और ये क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऋण इसके धन के साथ और इसका ऋण इसके धन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस CuCl2, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट बनाएगा और क्या बनाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो ये रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। और भी बहुत से तमाम इसके उदाहरण हैं, लेकिन ये मुख्य दो उदाहरण हैं जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। आज के लिए बस इतना ही, शेष अभी 2 टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक है, तब जाकर ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो कल फिर नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।